एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सारे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और लाभदायक महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एक सिद्धांत पर आधारित है जिसको ब्रॉनफेनब्रेनर ने दिया है, जिसका नाम है पारिस्थितिपरक सिद्धांत। पारिस्थितिपरक सिद्धांत। यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया है जिसे पारिस्थितिपरक सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल थ्योरी कहा गया है। इस सिद्धांत में बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ के रूप में की गई है, मतलब कि कैसे आसपास के वातावरण से बालक विकास करता है, कैसे समाज में रहकर बालक विकास करता है। इसके संदर्भ में यह सिद्धांत ब्रॉनफेनब्रेनर ने दिया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक संबंधों के एक जटिल तंत्र जो उनके आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है में विकसित होते हैं। इस सिद्धांत को जैव पारिस्थितिपरक मॉडल की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो है वो समाज से कैसा संबंध बनाए, ये इस जटिलता को वो समझता है। ठीक है, आसपास का वातावरण इस जटिलता को उसको प्रभावित करता है और इस सिद्धांत को हम लोग जैव पारिस्थितिपरक मॉडल की संज्ञा भी देते हैं। ब्रॉनफेनब्रेनर ने इस पारिस्थितिपरक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के 5 स्तर होते हैं जो घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के विभिन्न विस्तृत प्रभाव तथा विस्तारित होते हैं। इन तंत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। मतलब इन सिद्धांत के अंदर कुछ ऐसे 5 स्तर दिए गए हैं जो हमें घनिष्ठ रूप से हमें समाज को, हमारा समाज से, हमारा संस्कृति से, हमारा अंतःक्रिया करवाता है। मतलब कि उसके बारे में समझाता है कि हमारा समाज क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। अब ये समझना है कि ये 5 तंत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है लघु मंडल। ठीक है, लघु मंडल क्या है? सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को लघु मंडल यानी माइक्रो सिस्टम कहा जाता है। माने जो पहला स्टेज होता है वो लघु मंडल होता है। काफ़ी भीतरी स्तर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें उसके आसपास के पड़ोसी, उसके परिवार वाले उसको प्रभावित करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, इसलिए इसे भीतरी स्तर कहा जाता है, भीतरी स्तर वाला मंडल कहा जाता है। जैसे लघु मंडल में बालक के निकटतम वातावरण द्वारा की गई अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती है। मतलब कि लघु मंडल में बालक जो है उसके जो निकटतम वातावरण है, चाहे उसके पड़ोसी है या परिवार, आसपास के परिवार है, उनसे वो अंतःक्रिया करता है और उनके साथ इंटरेक्ट होकर वो सीखता है कि हाँ, उसका समाज कैसा है, उसकी संस्कृति क्या है। ठीक है, इस मंडल में बालक का परिवार, साथी, संगी, स्कूल तथा पास पड़ोस आदि सम्मिलित होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस मंडल में कौन कौन से लोग जो होते हैं उनके सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका परिवार, बालक का परिवार, साथी संगी, स्कूल तथा पास पड़ोस, ये सब लोग उनके सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इस स्तर पर छात्र माता पिता, शिक्षक, साथी संगी तथा अन्य के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इसका स्वरूप द्विदिशात्मक होता है, अर्थात माता पिता, शिक्षा, साथी संगी, पास पड़ोस से वे तो प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ वे अपने विशेष शारीरिक गुणों, व्यक्तित्व एवं क्षमताओं से उन्हें प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि इस स्तर पर छात्र जो है अपने माता पिता, शिक्षक, साथी संगी तथा अन्य के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उसको दो स्वरूप में वो हमारे सामाजिक स्तर को प्रभावित करते हैं। पहला जो है माता पिता है, शिक्षा, साथी संगी, पास पड़ोस, वो हो गए। और दूसरा जो है अपने विशेष शारीरिक गुणों से या व्यक्तित्व से या क्षमता से उन्हें प्रभावित करते हैं। माता पिता, शिक्षा और साथी संगी, पास पड़ोस तो उनके सामाजिक स्तर को प्रभावित करते ही हैं, साथ में
उनका जो शारीरिक गुण है, जो व्यक्तित्व है, वो भी प्रभावित होता है, उससे भी वो प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है, यदि इस तरह की पारस्परिक अंतःक्रिया लंबे समय तक चलती है तो इससे बालकों का सामाजिक संवैगिक विकास काफ़ी हद तक एक विशेष दिशा में मुड़कर विकसित हो जाता है। जब तक बालक अपने माता पिता, पास पड़ोस से और शिक्षकों से इंटरैक्शन करता है, तब तक उनका सामाजिक और सांवेगिक विकास बहुत हद तक बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक अच्छे दिशा की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अच्छे दिशा की ओर मुड़ जाना मतलब उनके अंदर अच्छा सामाजिक और सांवेगिक गुण आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब मेसो सिस्टम ग्रोनफेन-ब्रेनर ने मॉडल का दूसरा स्तर है। ठीक है, ये दूसरा स्तर है ग्रोनफेन-ब्रेनर का, जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों या तत्वों यथा परिवार, पास पड़ोस, साथी संगी एवं स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। ठीक है, मध्य मंडल में ग्रोनफेनर ने क्या कहा है कि जो लघु मंडल के जो विभिन्न कारक या तत्व होते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, ये सब उनसे संबंध बना होता है। इस मंडल में भी उनसे संबंध बना होता है। जैसे बालकों की पारिवारिक अनुभूतियाँ तथा स्कूली अनुभूतियाँ में तथा पारिवारिक अनुभूतियाँ एवं साथी संगी की अनुभूतियाँ में संबंध मध्य मंडल के उदाहरण हैं। जो वो अनुभूति माता पिता से, साथी संगी से या स्कूल के लोगों से महसूस करते हैं, वही चीज़ उनके सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, उन्हीं अनुभूतियों का संबंध मध्य मंडल से है। ठीक है, बाह्यमंडल मीन्स एक्सोसिस्टम वैसे सामाजिक संदर्भ यानी सोशल सेटिंग से बना होता है जिनमें बालक स्वयं तो नहीं होता पर उसके निकट संदर्भ की अनुभूतियों को प्रभावित करता है। इसमें कुछ औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, औपचारिक संगठन आदि सम्मिलित होते हैं। इस ब्रह्मंडल में क्या होता है कि वैसे सामाजिक संदर्भ तो जिससे में बालक तो नहीं होते लेकिन उनके माता पिता इन्वॉल्व होते हैं। जैसे माता पिता के कार्यस्थल हो गया, धार्मिक संस्थान हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कल्याण केंद्र हो गया, औपचारिक संगठन हो गया, वे सब चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कार्यस्थल, माता पिता के कार्यस्थल है ना, ये आ जाता है। धार्मिक संस्थान आ जाता है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आ जाता है और औपचारिक संगठन आ जाता है। इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है उनमें सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, इसमें बालक शामिल नहीं होता लेकिन उनके माता पिता और जितने भी अन्य तत्व हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, यदि माता पिता ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें अपनी पारिवारिक देखरेख के लिए कम समय मिलता है तथा जहां उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है तो इससे बालक का विकास, विशेषकर दैहिक विकास, सामाजिक सांवेगिक विकास एवं शैक्षिक विकास का भी प्रभावित होता है। ब्रह्मंडल का प्रभाव अप्रत्यक्ष भी होता है। कहने का मतलब ये है कि माता पिता अगर ऐसे कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं जिससे वो बालकों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और अगर उस बालक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उनका जो दैहिक विकास है, उनका जो शारीरिक विकास है, उनका जो सामाजिक विकास है, उनका जो सांवेगिक विकास है या शैक्षिक विकास है वो काफ़ी प्रभावित होता है। ठीक है, और ब्रह्मंडल का प्रभाव अप्रत्यक्ष भी होता है। ब्रह्मंडल का प्रभाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर बृहत मंडल मीन्स मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम सिद्धांत का यह सबसे बाहरी स्तर है। अस्पष्टता, सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं
अन्य संस्थानों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जैसे कुछ संस्कृति में, विशेषकर मुस्लिम संस्कृति में पारंपरिक यौन भूमिकाएं अधिक विस्तृत एवं भिन्न प्रकृति की होती हैं। मतलब ये जो है सबसे लास्ट सिद्धांत है जिसमें सांस्कृतिक मूल्य, प्रथा, सामाजिक आर्थिक स्तर और अन्य संस्थानों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। ठीक है, और इसमें उदाहरण दिया गया है मुस्लिम संस्कृति का, जिसमें पारंपरिक यौन भूमिकाएं अधिक विस्तृत एवं भिन्न प्रकृति की होती है। ठीक है, उसी तरह से जिन बालकों का पालन पोषण निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर में होता है, उनका विकास वैसे बालकों जिनका पालन पोषण उच्च एवं मध्य सामाजिक आर्थिक स्तर में होता है से उत्तम नहीं होता। ठीक है, मतलब इसका एक उदाहरण ये भी है कि जिसका पालन पोषण अच्छा से नहीं हुआ तो, और जिसका सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा नहीं हुआ, तो वो वैसे बालकों की तुलना में कम विकसित होंगे जिनका पालन पोषण अच्छे से हुआ, जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा होता है, उनकी तुलना में वो उत्तम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी मंडल है घटक मंडल। ठीक है, घटक मंडल मीन्स क्रोनो सिस्टम में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इसमें कौन सी होगी? सामाजिक और ऐतिहासिक अवस्थाएं। उदाहरण के लिए आजकल ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां बहुत तरह की नई एवं अनोखी अनुभूतियां उन्हें प्राप्त होती है, जिनका प्रभाव उनके विकास पर पड़ता है। जिन्हें ऐसी अनुभूति न होकर पारंपरिक अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। क्या कहता है कि ये समाज से और ऐतिहासिक अवस्थाएं से निकली हुई सामाजिक स्तर है। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल ऐसे वातावरण से होकर गुजरना पड़ता है जहां बहुत तरह की नई एवं अनोखी अनुभूतियां बालकों को प्राप्त होती है, जिनका प्रभाव उनके विकास पर पड़ता है। अगर हम अपने आसपास कुछ अलग अनुभूति करते हैं, ठीक है, चाहे डेवलपमेंट हो चाहे किसी भी चीज़ में, तो उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारे बिहेवियर को, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करने में। ठीक है, जिन्हें ऐसी अनुभूतियां ना होकर प्रारंभिक अनुभूतियां प्राप्त होती है, लेकिन जिन्हें ऐसा वातावरण नहीं मिलता है कि वो कुछ नई अनुभूतियां कर पाए, कुछ और नई चीज़ों का आविष्कार देख पाए, तो उनका जो सामाजिक स्तर है वो पिछड़ा हो जाता है। ठीक है, वो आसानी से डेवलप नहीं कर पाते हैं, उनका सामाजिक स्तर नीचे स्तर का हो जाता है। तो यहाँ तक 5 मंडलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से मंडल से हम लोग गुजरते हैं और कौन कौन से मंडल में अलग अलग तरह के चीज़ें हमें अपने लाइफ में हमारे सामाजिक स्तर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो है सिगमंड फ्राइड का विश्लेषण सिद्धांत, मन का विश्लेषण करने वाला सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत। ठीक है, प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन मनोविश्लेषणक सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था और वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। तो ये आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति से संबंधित विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फ्राइड के अनुसार जैविक एवं सामाजिक गुण दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। माने जो हमारा जन्मजात गुण है और जो हमें समाज से मिला हुआ गुण है, वो दोनों गुण मिलकर हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वो दोनों मिलाकर हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट मीन्स
हम कैसा व्यवहार रखते हैं इस चीज़ को डेवलप करता है। ठीक है, देखिए फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है। हम यहाँ मनोविश्लेषण सिद्धांत को कैसे समझेंगे, तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व से समझेंगे, क्योंकि हम लोग को मन का विश्लेषण करना है, मन के बारे में सोचना है कि कौन सा बालक कैसा है, और उसी से संबंधित है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसीलिए सिगमंड फ्राइड ने 3 भागों में पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। पहला है इदम, व्यक्तित्व की शारीरिक एवं मूल आवश्यकताएं इदम के अंतर्गत आती है, जो भूख, प्यास एवं काम के रूप में होती है। इन आवश्यकताओं के प्रति बालकों में उत्तेजना काफ़ी अधिक होती है। यह सामाजिक आवश्यकताओं एवं नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। तो पहला जो हमारी पर्सनालिटी है कि कुछ बालकों में भूख, प्यास और काम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और वैसे बालक जो इन आवश्यकताओं, इन संवेगों का प्रस्तुति बिना सोचे समझे कर देता है कि समाज में इसको शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सोचे बिना उसको प्रेजेंट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इदम कहते हैं। ठीक है, उस पर्सनालिटी को इदम कहते हैं कि बिना नैतिक मूल्यों और सामाजिक आवश्यकताओं की चिंता किए बिना जो इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है, वैसे मनोविश्लेषण को हम लोग इदम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अहम। जब बालक सांसारिक परिवेश से परस्पर अंतःक्रिया करता है एवं अपनी इच्छाओं एवं कामनाओं की पूर्ति करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप जीवन के प्रथम वर्ष से ही अहम का विकास होने लगता है। वातावरण के अनुसार कोई भी बालक अपनी सभी इच्छाओं को अपने ढंग से पूर्ण नहीं कर सकता, अतः अहम उसे संसार की वास्तविकता के आधार पर इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु मध्यस्थ का काम करता है। अहम जो वो पहले वर्ष से अपनी इच्छाओं को और कामनाओं को बिना सांसारिक परिवेश से, जब बालक सांसारिक परिवेश से परस्पर अंतःक्रिया करता है और तब जाकर वो अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करता है, तो उसे ईगो का नाम दिया गया है, यानी अहम का नाम दिया गया है, जो पहले वर्ष से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा ये समझ जाता है कि हाँ, हम लोग को अपनी इच्छा और कामना जो है वो संसार के नियमों के अनुसार प्रकट करना चाहिए, जो मतलब हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, उसके अनुसार अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पूर्ति करना चाहिए, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, अहम कहते हैं। वैसे मनोविश्लेषण को हम लोग क्या कहते हैं, अहम कहते हैं। ठीक है, वातावरण के अनुसार जो है कोई भी बालक अपनी सभी इच्छाओं को अपने ढंग से पूर्ण नहीं कर सकता, मतलब आसपास के लोग से, आसपास के समाज और वातावरण की चिंता करके जब हम लोग इच्छा को प्रकट करना चाहते हैं और कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तब हम लोग एक बार सोचते हैं कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये आवश्यकताएं पूर्ण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो अहम है वो संसार की वास्तविकता के आधार पर इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु मध्यस्थ का काम करता है कि संसार जो है वास्तविकता को दिखाता है कि वो इच्छा प्रेजेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मध्यस्थ करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, अहम बैलेंस करता है। थर्ड है परा अहम, जिसको सुपर ईगो भी कहते हैं। सुपर ईगो अंतरात्मा की आवाज़ की तरह है, जो हमेशा व्यक्ति को याद दिलाता है कि व्यक्ति को हमेशा दृढ़ता के साथ सही मार्ग अपनाना चाहिए। परा अहम व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। सुपर ईगो जो होता है हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है। अंतरात्मा की आवाज़ कहने का मतलब है कि जब हम कोई मार्ग अपनाने से पहले अपने मन में सोचते हैं कि क्या वो मार्ग अपनाना चाहिए या नहीं, तो उस चीज़ को हम लोग सुपर ईगो कहते हैं।
पैरा अहम व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। और इसी की वजह से हमारे अंदर नैतिकता आती है, हम समाज के मूल्यों को समझने लगते हैं और हम सांस्कृतिक मूल्यों को भी समझने लगते हैं। अब आइए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। ठीक है, किसी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है जो इस प्रकार वर्णित है। मतलब जब हमारे समाजीकरण का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आसपास की चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो आसपास की कौन कौन सी चीज़ों से हमारा समाजीकरण प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक से हमारा समाजीकरण प्रभावित होता है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है जो इस प्रकार वर्णित है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला है पालन पोषण। हमारा समाजीकरण का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पालन पोषण, हमारा परवरिश। ठीक है, बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता। तो देखिए, पालन पोषण क्यों जरूरी है। जब हमारा पालन पोषण ऐसे होगा कि अच्छे ढंग से होगा, जब माता पिता अच्छे आचरण को बच्चों को सिखाएंगे, ऐसा उनको वातावरण मिलेगा जहाँ अच्छाइयाँ हो, शिक्षा का माहौल हो, तो बालक जो है सामाजिक मूल्यों को जानेगा, हमारे रीति रिवाज को जानेगा, सांस्कृतिक मूल्यों को जानेगा। ठीक है, और उसी के अनुसार नैतिकता का विकास होगा, भावनाओं का विकास होगा। ठीक है, लेकिन अगर वैसा बालक जिनको अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता, तो वो कैसे बनेंगे? समाज विरोधी बनेंगे, समाज के किसी भी नियम कानून को नहीं मानेंगे, सिर्फ अपने शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, वैसे समाज के नियम नहीं मानेंगे, जो नियम उनके लिए उपयोगी है, वो चीज़ को वो नहीं मानेंगे। ठीक है, जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता। पालन पोषण इसलिए जरूरी है ताकि बालक जो है वो एडजस्ट कर सके सोसाइटी के साथ। तभी एडजस्ट करेगा, तभी तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा और तभी सारा रूल रेगुलेशन सोसाइटी का मानेगा। इसीलिए पालन पोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड है सहानुभूति। पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसमें परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। पालन का पोषण के भांति सहानुभूति भी बहुत समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। जब हम किसी को सहानुभूति देते हैं तो उसमें उसको जो है हमारे प्रति अट्रैक्शन का भाव उत्पन्न होता है, हमारे प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है, हम लोग को अपना मानने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या होता है, वह भेदभाव करना सीख जाता है, वह उस व्यक्ति ही से अधिक प्यार करने लगता है जिससे उसको सहानुभूति ज़्यादा मिलता है। अब देखिए, हम लोग ये बात एक सच्चाई है कि हम लोग खुलेआम कुछ चीज़ें माता के सामने प्रकट कर लेते हैं, लेकिन पिता के सामने प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि माँ जो है अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो बालकों से बहुत ज़्यादा सहानुभूति प्रकट करती है, बालकों के समक्ष जो है बहुत ज़्यादा सहानुभूति प्रकट करती है, तो वो उनसे ज़्यादा खुलकर अपनत्व दिखाता है। बालक जो है अपना माँ के प्रति बहुत अपनत्व की भावना प्रस्तुत करता है, लेकिन पिता के सामने वो इसलिए नहीं बोल पाता है
कि क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं वो डांट ना पड़ जाए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेम नहीं करता, लेकिन पिता बहुत जल्दी सहानुभूति प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए वो उनसे थोड़ा दूर हो जाता है, उनके सामने अपनी भावनाओं को जल्दी प्रकट नहीं कर पाता, अपने प्रेम को जल्दी प्रकट नहीं कर पाता बालक, लेकिन अपनी माता के सामने प्रकट कर पाता है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ सहानुभूति के वजह से वो अपने प्रेम को प्रकट कर पाता है। तो सहानुभूति इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसमें अपनत्व आएगा तो वो खुल के सब बात माता पिता को या पास पड़ोसी को बताएगा कि हाँ उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए सहानुभूति बहुत ज़रूरी है सामाजिकरण के लिए। थर्ड है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का भी बालक में सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। सामाजिक शिक्षण मीन्स वैसे गुण जो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल है, जो हमारे समाज के लिए लाभदायक है, जो हमें समाज के साथ एडजस्ट करने का गुण देता है, वैसे तमाम गुण जो है वो सामाजिक शिक्षण कहलाते हैं और उसका हमारे समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात एक बोला है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ कहाँ से होता है? परिवार से होता है। क्यों होता है? क्योंकि माता पिता हो या भाई बहन हो या पास पड़ोसी हो या दादा हो दादी हो, कोई भी हो, वो सिखाते हैं कि समाज में कौन कौन से नियम कानून हैं, किस चीज़ से बच के रहना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, कैसी मानसिकता होनी चाहिए, कैसी नैतिकता होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए। ये सब हम लोग प्रथम वर्ष में कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, अपने पड़ोस से सीखते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा सामाजिक शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे समाजीकरण के लिए, ठीक है। 4 है पुरस्कार एवं दंड। क्यों पुरस्कार ज़रूरी है और दंड ज़रूरी है हमारे समाजीकरण के लिए, या पुरस्कार के क्या घाटे हैं या दंड के क्या घाटे हैं, वो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों समाजीकरण में इसकी भूमिका है। बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, है ना। जब बालक जो है समाज के आदर्श को, समाज की मान्यताओं को, समाज के मूल्यों को, समाज की नैतिकता को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लोग जो है उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, उनको अच्छा मानने लगते हैं। साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। अगर वो समाज के प्रति कोई विशेष कार्य करता है तब उसको पुरस्कार मिलता है, तो ये हो गया पुरस्कार, ठीक है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो दंड दिया जाता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता। किस लिए यहाँ पुरस्कार एवं दंड को दिया गया है कि जब हम लोग अच्छा कार्य करते हैं, वैसे कार्य करते हैं जो समाज के लोगों के लिए, समाज के दिए गए आदर्शों नियमों के फेवर में हो, के अनुसार हो, तब हमें पुरस्कार मिलता है। क्यों पुरस्कार मिलता है? ताकि हम आगे भी वैसा अच्छा काम कर सके, वैसे सामाजिक कार्य कर सके। लेकिन दंड हमें कब मिलता है? जब बालक जो है कुछ गलत करता है, कुछ ऐसे असामाजिक व्यवहार प्रकट करता है जो मतलब कि हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तब हम लोग को क्या होता है? दंड मिलता है। तो ये दोनों चीज़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है समाजीकरण के प्रोसेस में। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है वंशानुक्रम।
बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं व क्षमताएं आदि। इनके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। वंशानुक्रम में जो हमारे गुण हमारे अंदर आते हैं हमारे माता पिता के द्वारा, वो सब भी एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं बालक के समाजीकरण के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिवार। परिवार क्या महत्वपूर्ण भूमिका निकालता है समाजीकरण में, वो पढ़ते हैं हम लोग। बालक के समाजीकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। तो यहाँ पे पढ़िए परिवार क्यों ज़रूरी है। परिवार इसलिए ज़रूरी है कि जब हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना आती है, सहानुभूति की भावना आती है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना आती है। इसीलिए ना पहले के ज़माने में जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, एक दूसरे की मदद करने की भावना आती थी, जिससे हम लोग समाज के आदर्शों वसूलों के अनुसार चलते थे और तभी हमारा सामाजिकरण विस्तृत तौर पर हो पाता था, अच्छे से हो पाता था। लेकिन आज के युग में जॉइंट फैमिली बहुत कम होते जा रहे हैं। सब लोग एकल परिवार में रहते जा रहे हैं, एकल परिवार में रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, सामाजिकरण हमारा नहीं हो पा रहा है। आजकल हम लोग को एक फ़ोन करने में भी बोलते हैं कि टाइम नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ें आ गई हैं आजकल के ज़माने में, तो हम लोग क्या होते जा रहे हैं, हमारे अंदर जो है समाजीकरण की प्रक्रिया कम होती जा रही है। तो इसलिए परिवार भी एक महत्वपूर्ण तत्व है समाजीकरण में। ठीक है, अब देखिए पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार। ये देखिए 7वां और आखिरी पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। आजकल क्या हो गया है कि हम लोग आसपास भी जो हमारे पड़ोसी है उसका नाम तक नहीं जानते, उसका चेहरा भी हम नहीं जानते, लेकिन जबकि पड़ोस जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है समाजीकरण के विकास में। वो कैसे, जैसे परिवार के विभिन्न सदस्य जो है विभिन्न मूल्यों को, विभिन्न नैतिक कर्तव्यों को, विभिन्न तरह के उत्तरदायित्वों को समाज के प्रति हम लोग के मन में डालते हैं, उसी प्रकार पास पड़ोस से भी हम लोग बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कौन कौन से नियम कानून का पालन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहाँ से? पड़ोस से। ठीक है, इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो उसका बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना हो सकती है। देखिए, पड़ोस का अच्छा होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा रहेगा हमारा पड़ोसी तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगी, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक स्तर ऊंचा होगा और इस प्रकार से हमारा सामाजिकरण होगा। लेकिन पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे तो हमारा बालक जो है वो गलत राह पे भी जा सकता है, वो गलत मानसिकता का भी बन सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहला हम लोगों ने क्या सीखा? ब्रॉन-फ्रेनर का परिस्थिति परक सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने तत्व को, विभिन्न मंडलों को जाना,
ठीक है। फिर 3 प्रकार के व्यक्तित्व को जाना, फिर समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को जाना। इसको आप मस्ट रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम में पूछते हैं। और पहले के वीडियोस भी आप देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।